अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान पॉडकास्ट के साथ एक मर्तबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो शख्सियत हमारे साथ बैठे हुए हैं वो किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। बलूचिस्तान और कोयटा की जानी मानी शख्सियत, सियासतदान और रिसर्चर सनाउल्लाह बलोच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जीशान। कैसे हैं सर आप? अल्लाह के साथ, थैंक ठीक यू। आप ठाक कैसे हैं, हैं? अल्लाह का शुक्र है, खैर खैरियत। कंग्रेचुलेशन, मुबारक हो आपको आज़ादी का पॉडकास्ट शुरू करने पर। थैंक यू सो मच। ये ज़रूरत थी। हमने सोचा कि आप जैसे लोगों के साथ बात करें, बल्कि वाक़ई में गपशप लगाएँ और चीज़ों के बारे में हम भी जानें, लोगों को भी अपनी आवाज़ पहुँचाएँ कि क्या थैंक यू, हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और थैंक यू सो मच आप आए, आपने अपने बिज़ी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। अ, आपकी वीडियोज़, आपके जो है ना वो जो असेंबली में आपके तकारीर होते हैं और बाकी सोशल मीडिया पे ट्वीट्स सबको हम फॉलो करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको सुन के सीखने को स्टैट्स और जो है ना वो लॉजिकली जो चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, आप उन चंद लोगों में से एक हैं। थैंक यू सर थैंक आप यू वेरी आए। मच। बस आज आपके बारे में ही जानना था हमने कि कैसे सर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतने सारी चीज़ों को कैसे डाइजेस्ट करके और फिर उसको इतना ज़बरदस्त कैसे प्रेज़ेंट कर लेते? जीशान थैंक यू। एक तो ये है कि बचपन से मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। मैं अक्सर जगहों पर, एक दो दफ़ा मैंने जलसों में भी ये बात की है। जब मैं बहुत छोटा था, आई थिंक जब क्लास 6 और 7 में था, तो उस वक्त हमारे घर में अखबार नहीं आया करता था। हम बलूच स्ट्रीट में रहते थे, तो मुझे याद है वहाँ पे जब मैं तंदूर पे रोटी लेने जाता था, तो उस वक्त अभी तक मेरे ख्याल में रोटी जो है अखबार में देते हैं। जी। तो जो अखबार का टुकड़ा मिल जाता था, तो मैं नाश्ते के लिए जब कभी ले आते या दोपहर के खाने के लिए, तो पहले मैं रोटी एक साइड पे रखता, अखबार उठाता, उसमें जितनी भी, चाहे जितनी पुरानी है, 5-10 साल की थी, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो मैं उसको वो पढ़ता था। उसके बाद ग्रेजुअली जब लिखने पढ़ने का शौक़ हुआ, फिर थोड़ा बहुत एक्सेस हुआ उस वक्त। आज़ादी के साथ तो खैर हमारी बहुत बड़ी मोहब्बत है, उल्फत है। मोहतरम सिद्दीक़ बलोच साहब मरहूम जो हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन जो बलोच के जितने भी हमारे बड़े इंटेलेक्चुअल्स, दानिश्वर लिखते थे उस वक्त मुख्तलिफ़ अखबारात में या जराइद थे, बलोची के जराइद थे, तो वो मैं लेके कोशिश करता था कहीं से, कोई मामू के ज़रिए से, किसी दोस्त के ज़रिए से। तो फैमिली में थोड़ी सी इस तरह की इंटेलेक्चुअल सी डिस्कशन या डिस्कोर्स होते थे। चलें, ये मतलब आपसे बिल्ट इन ये चीज़ जो है ना आपके अंदर है, पढ़ने लिखने का शौक़। मैं तकरीबन, अगर आप कभी, आपको शायद आ जाएँ, अभी तक भी पड़े होंगे आर्काइव्स में पीटीवी के या रेडियो के। फिर मैंने टीवी में भी बड़ा लिखना शुरू किया। मैंने कोशिश की कि बलोची प्रोग्राम में जिद्दत आए, तो उस वक्त हमने 2-3 प्रोग्राम शुरू किए। बलूचिस्तान के सारे जो टॉप के हमारे दानिश्वर्स, पॉलिटिशियंस, रिसर्चर्स, इंटेलिजेंसिया, अकेडमिया, ब्यूरोक्रेट्स जो बलूचिस्तान में मुख्तलिफ शोबों से थे, फिर मैंने उस पर स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया। तो काफ़ी चीज़ों के बारे में तहकीकात करता रहा। एक तो ये था, फिर जब साथ में मैं जब पढ़ता भी रहता था, जब पॉलिटिक्स में सियासत का बाकायदा शुरुआत की, तो उसके बाद ये मेरी बहुत बड़ी ज़रूरत बन गई कि मुझे मालूमात तक रसाई हो। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि कोई भी, इवन जनरली कोई भी इंसान जो है वो मालूमात के बग़ैर, नॉलेज के बग़ैर, इल्म के बग़ैर नामुकम्मल है। इंसान में और जानवर में फ़र्क यही होता है। इंसान के पास इल्म होता है, नॉलेज होती है। जानवर के पास सब कुछ खुदा ने दिया हुआ इसी तरह का ही, वो भी अशरातुल हर्ज़ में से हैं जितने भी हैं, लेकिन अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए करा दिया जाता है कि उसके सारा ताल्लुक़ जो है उसके इल्म के साथ है, नॉलेज के साथ होता है। तो फिर काफ़ी पढ़ना वढ़ना शुरू किया। तो जब मैंने कहा कि मुझे हर जगह जाना है, लोग मुझे अब अपना, बेशक बीएसओ के छोटे से एक नौजवान वर्कर की हैसियत से, तो मैंने कहा लोगों की ख्वाहिश ये है कि मैं उनके साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी बोलूँ, ऐसे भी ज़िक्र करूँ, कुछ ऐसे भी मालूमात शेयर करूँ, ऐसा इल्म शेयर करूँ जिससे उनको भी फ़ायदा हो। तो वो फिर एक शौक़ बढ़ता गया। फिर जितनी भी उस वक्त रसाई थी, आज तक तो दुनिया हमारे और आपके फिंगर टिप्स पे है, डिजिटलाइजेशन हो गई है, ये आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, शायद पूरी दुनिया में लोग बड़ी तसल्ली के साथ बैठ के देख सकेंगे। उस वक्त ये नहीं था। उस वक्त ये था कि हम सब डिपेंडेंट थे पेपर्स पे, किताबों पे, पुरानी किताबों पे, इस्तेमाल शुदा किताबों पे। और किताब की बहुत अहमियत थी। जिसके पास किताब होता है समझो उसका सबसे ज़्यादा हथियार होते। जी। तो अब तो किताब की अहमियत रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है। खुदा करे हमारी नस्ल जो है वो किताबों की तरफ दोबारा आए। तो बचपन कैसा गुजरा आपका? किस स्कूल से तालीम हासिल की? कहाँ से कॉलेज पढ़ा, फिर यूनिवर्सिटी? इस्लामिया हाई स्कूल से तालीम हासिल की बुनियादी। फिर मिडल जो है मैंने ख़रान से किया 2 साल अपने गांव में, वहाँ पे ताकि हमारी भी वालदा की, सबके वालिद साहब की, सबकी ख्वाहिश थी कि हम अपने लोगों के साथ ताल्लुक़ रहे, कनेक्शन रहे। जब आप शहरों में पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, तो आपका जो एसोसिएशन है, ताल्लुक़ है, वो बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। तो मैं ख़रान 2 साल रहा, वहाँ से मिडल किया। फिर उसके बाद फिर मैंने मैट्रिक सन लेमन स्कूल से की।
FG कॉलेज से FSC में दाखिला लिया, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग की मेरी नशिस्त हुई, सीट हुई, पहले खुजदार के लिए, फिर सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए। तो मैंने सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टर्नोजाम को प्रेफरेंस दी कि उस वक्त भी एक बहुत बड़ा शौक़ था कि इंजीनियर बनने का। तो एग्रीकल्चर इंजीनियर्स की एक तो ये थी कि खपत भी बहुत थी, उस वक्त ज़रूरत भी थी, बलूचिस्तान में लोग ये समझते थे अच्छा फील्ड है। तो जब मैं वहाँ पे गया, वहाँ सिंध के मौसम ने, मिजाज ने, शाह लतीफ़ के उस फ़िक्र ने, माहौल ने, सिंधियों की पुरजोश ख़िताबों ने, मजलिसों ने, जो मुझ में जितनी भी जो तालीम और अदब के हवाले से जो मेरे पास थोड़ी बहुत मालूमात थी, तो मैं फिर तकरीबन 100% पॉलिटिक्स की तरफ डाइवर्ट हुआ। और बहुत ही शुरू से ही खुदा की मेहरबानी है, मैंने पहले ही अपने 5-6 महीने में इतना मकाम बना लिया कि सिंध के जहाँ भी बड़े प्रोग्राम होते थे, फिर मैं BSO का प्रेस सेक्रेटरी बना 1992-93 में। तो उसके बाद फिर मोहतरम मरूम लतीफ़ पलेजो साहब हुआ करते थे, डॉक्टर कादर मक्सी साहब हैं, बशीर ख़ान साहब हैं, या सिंधी नेशनलिस्ट जो थे, या PSF वाले, पीपल्स पार्टी वाले, इन सब के साथ मिल के पाकिस्तान की ओवरऑल सियासत, तो वो एक बहुत बड़ा चेंज मेरी ज़िंदगी में आया। तो फिर मैं इंजीनियरिंग सिर्फ मैंने डिग्री हासिल करने की खातिर की, टू बी वेरी फ्रैंक। पढ़ता था इतना अच्छा नहीं, लेकिन मेरा जो वक्त गुजरता था, मेरे चारपाई के नीचे उस वक्त पलंग छलंग भी नहीं होते थे, हम एक कमरे में 2-3 दोस्त रहते थे, तो मेरे पलंग के नीचे या चारपाई के नीचे सारी किताबें होती थी, या तो मैं बलूची एकेडमी से मैंने ली हुई थी, या फिर कहीं से और किताबें थी जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड थी, इंटरनेशनल रिलेशन से मुतल्लिक थी, तो वो सारी किताबें होती थी। दोस्त आके पूछते थे कि मुझे फ्लूइड डायनामिक्स की किताब दो, मुझे इरिगेशन की किताब दो। मैंने कहा यार वो आप लाइब्रेरी से ले लें, मेरे जो चारपाई के नीचे वो सारे जो पॉलिटिक्स या लिटरेचर से मुतल्लिक है। तो फिर जो है इस तरह वहाँ से जो है जो फुल फ्लेज सियासत में आने का फ़ैसला उसी वक्त से मैंने कर लिया। अगर आप सियासतदान ना होते तो क्या होते? मुलाजिम तो कम से कम नहीं होता सरकार का, इतना तो मुझे पता है। बागी मिजाज हूँ, बागी मिजाज इन सेंस मैं रोशन ख्याल भी मेरी रगों में बसी हुई है। मैं चाहता हूँ इनोवेशन हो, जिद्दत हो, तरक्की हो। तो उसके लिए अब मुझे पता नहीं, या तो मैं बहुत ही अच्छा जर्नलिस्ट, क्रिटिकल जर्नलिस्ट बन जाता, या राइटर, रिसर्चर बन जाता, क्योंकि मैं उस वक्त से ही लिखने का शौक़ था। रेगुलरली आर्टिकल्स लिखता था, जो भी बलूचिस्तान के इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते थे, अभी तक लिखता हूँ। डॉन के लिए, द न्यूज़ के लिए, बलूचिस्तान एक्सप्रेस के लिए लिखे, और जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं या बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं उनके लिए लिखता हूँ, लिखे भी। तो वो वाले भी जो सलाहियतें थी होती, तो यकीनन अब पता नहीं है मैं क्या होता, माशरे में एक एक्सेप्टेबिलिटी कहाँ होती, लेकिन ये है कि शायद इसी तरह जो माशरे में तब्दीली लाने वाले भी जितने, चाहे वो क्या कहते हैं कि शोबे हैं जिनमें सहाफ़त एक मजबूत शोबा है, शायद इससे ताल्लुक़ हो जाता। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ क्वेटा शहर की तरफ। बेसिकली हम जो ये प्रोग्राम करते हैं, अपने शहर के बारे में भी इसमें बात करते हैं, बलूचिस्तान के बारे में भी बात करते हैं, और जो हमारी जनरेशन है वो आज अपने बड़ों से सुन रही होती है कि पहले तो ये कोई रश नहीं होता था, हम गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा कम थी, लोग साइकिलों पर ही ज़्यादा सफ़र करते थे, और क्वेटा बड़ा एक जो है ना, लोग जब दूसरे शहरों से आते थे, पोल्यूशन बिल्कुल नहीं था, तो लोग सिर्फ अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए शहर में, तो ये वाहिद शहर ऐसा था जिस शहर में लोग छुट्टियां, वरना तो लोग नॉर्दर्न एरियाज़ और पहाड़ों वगैरह पे जाते हैं। तो वो खूबसूरत क्वेटा के बारे में कुछ बताएं, बचपन किस तरह था आपका? नो डाउट, क्वेटा इज़ अ जेम, क्वेटा एक हीरा है। क्वेटा को इसलिए अपनी न सिर्फ खूबसूरती के हवाले से, बल्कि क्वेटा का मौसम, क्वेटा की आबो हवा, क्वेटा की इम्पोर्टेंस, इसका जिस तरह के लोकेशन है, क्वेटा दुनिया के बेहतरीन खूबसूरत तरीन शहरों में से एक शहर बन सकता था। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सियासत में मनसूबाबंदी का फुकदान हमेशा रहा है, और डेफिनेटली दो शोबे हैं जो मनसूबा बंदी करते हैं कौमों के लिए। एक है ब्यूरोक्रेसी, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट होती है, सिविल इस्टेब्लिशमेंट। एक होती है पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट। पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट अगर स्ट्रॉन्ग है या कमज़ोर है, लेकिन आज तक किसी भी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने, पॉलिटिकल पार्टी ने बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के हवाले से बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं दिया। कंसेप्ट से मेरी मुराद ये होती है कि 3,47,000 स्क्वायर किलोमीटर पर पहला वो हमारा ये सूबा है, हमने एक अर्बन सेंटर पे ऊपर पूरे बलूचिस्तान का इन्हिसार किया।
हमने आज तक हमारी जितनी भी पॉलिसियाँ बनी हैं वो ये है कि अगर हमने बोर्ड ऑफिस बनाना है यही बनाना है, हमने यूनिवर्सिटी बनानी है हमने यही बनाना है, हमने मेडिकल कॉलेज बनाना है हमने यही बनाना है, हमने बड़े हॉस्पिटल्स बनाने हैं हमने यही बनाना है, हमने कैंसर सेंटर बनाना है, वो तो खैर अभी तक नहीं बना। यही हमने क्या किया कि हमने क्वेटा को मैग्नेट बना दिया। जब आप किसी मकनातीस को ज़मीन के ऊपर रगड़ के ले जाएंगे आप देखेंगे उसके इर्द गिर्द बहुत सी ये जो ज़मीन में कील दूसरे चीज़ें जो पड़ी हुई थी वो सब इसके ऊपर चिपटना शुरू हो जाए। अट्रैक्ट आपने बात की कि आज भी 35% बजट जो है वो क्वेटा शहर के लिए मुख्तस किया जाता है। वो 35% भी तो लगते हुए हमें कहीं पे भी नहीं नज़र आ रहा। इवन क्वेटा शहर के अंदर भी आपने जिस भी डेवलपमेंट की बात की वो सारा प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट है, चाहे वो हाउसिंग स्कीम्स हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो ट्रैफिक बड़ी है, वो सब जो भी डेवलपमेंट हुई है वो प्राइवेट तौर पे ही हुई है। मतलब अगर मेरी याददाश्त जो है ना पिछले 15 साल की अगर मैं उठा लूँ, मैंने क्वेटा शहर के अंदर कोई भी एक्सेप्शनल प्रोजेक्ट नहीं होते देखा कि हमारे लिए कोई पार्किंग प्लाज़ा बना दिया गया हो। जैसे अब लियाकत बाज़ार है और पीछे अब्दुल सत्तार रोड है, उसके पीछे फातिमा जिन्ना रोड है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रश होता है। आप क्या कर देते हैं कि आपने जो है ना लियाकत बाज़ार के ऊपर ट्रैफिक जो है ना वो जाने से रोक दी, फिर उसके ऊपर एहतजाज होते रहे। हमने नहीं देखा कि आपने वहाँ पे कोई गवर्नमेंट ने कोई प्रॉपर्टी ख़रीद के उसके ऊपर पार्किंग प्लाज़ा बना दिया हो कि लोगों को भी अब हम वहाँ से अक्सर कुछ लोग जाते हैं और वहाँ से घर आ जाते हैं बग़ैर उनको पार्किंग नहीं मिलती और वो वापस इसी तरह आ जाते हैं। तो हमने तो नहीं देखा कि कोई अंडरपास बना हो, कोई पार्किंग प्लाज़ा बना हो, कोई कोई हमने इस तरह की कोई रोड डबल पहले ही हुए हों। ये 35% कब से लगे आ रहा है और डेवलपमेंट फिर भी नहीं हो रही। और हमने एक ड्रेनेज सिस्टम बनाया वो भी काम नहीं कर रहा, तो कैसे होगा ठीक ये सब? ज़ीशान भाई देखें, पर्टिकुलरली आपका 15 से 20 साल का है, मैं इसी 15-20 साल पे ही फोकस करूँगा। आई एम नॉट गोइंग बैक टू 90 70 या 80s में। आप 2000 के बाद ही ले लें, 20 साल का अरसा बनता है, आज 2021 में हम बैठे हुए हैं। बलूचिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ वासा को तकरीबन 40 से 45 अरब रुपए के करीब पैसा रकम मिली है। लेकिन इसके बावजूद वाटर एंड सैनिटेशन का आपका, क्योंकि वासा इज़ नॉट अबाउट वाटर, इट्स अबाउट वाटर एंड सैनिटेशन से आज तक क्वेटा के लोग का दारोमदार जो है वो प्राइवेट सेक्टर से टैंकियों से पानी ख़रीदने पर है। दे आर अनएबल टू बिल्ड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो 35% न सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि क्वेटा में बल्कि पूरे बलूचिस्तान में जो डेवलपमेंट बजट है उसका 40% जो है वो बराह रास्त करप्शन की नज़र हो जाता है। इट्स वेरी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन। ये नहीं है कि कोई, इट्स वेरी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन। इसमें से वो निकलते हैं कमीशंस हैं, हिस्सेदारी है, फलाना है, ये वो बंदर बांट है। इट्स अ नॉर्मल नॉर्म इन आवर सोसाइटी नाउ। इसको सब ने एक्सेप्ट कर लिया है अनफॉर्चुनेटली। दूसरी बात ये है, फिर जो लोग डिज़ाइन करते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को, दे आर द वन जो इम्प्लीमेंट भी करते हैं। क्योंकि जो डिज़ाइन करने वाला और इम्प्लीमेंट करने वाला, उसके बाद एग्जीक्यूट करने वाला और उसके चेक पे साइन करने वाला, बेनिफिट लेने वाला जब एक ही तबका है, तो फिर आप समझें कि वो फिर सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक करेगा। तो इसीलिए आपको ओवरऑल बलूचिस्तान में और क्वेटा में 20 साल में कंस्ट्रक्शन सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। डिस्ट्रक्शन सेंट्रिक लाइक सरियाब रोड पे जो हो रहा है डिस्ट्रक्शन, तो ये जो है डेवलपमेंट सेंट्रिक नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन सेंट्रिक, डिस्ट्रक्शन सेंट्रिक एंड डेवलपमेंट सेंट्रिक, दीज आर 3 डिफरेंट थिंग्स। डेवलपमेंट सेक्टर में मैंने 15-20 साल पहले चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिख दिया था, उस वक्त जब मैं वेस्टर्न बाईपास पे रहता था। तो वहाँ पर इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तकरीबन 100 अरब रुपए से ज़्यादा की ज़मीन इंक्रोच हो गई। दैट वाज अ गवर्नमेंट लैंड उस वक्त। अभी सुप्रीम कोर्ट्स के, हाई कोर्ट्स के फैसले हैं कि कोई गवर्नमेंट लैंड नहीं है। हमने बारहा इनको लिखा, लेकिन गवर्नमेंट के अपने लोगों की मिली भगत से गवर्नमेंट की ज़मीन, आप कैसे नया प्रोजेक्ट बनाएंगे? मतलब गवर्नमेंट कैसे एक्सपेंड करेगा या क्वेटा कैसे तरक्की करेगा? वो जो आपने कहा कि कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, QDA कम्प्लीटली जो है वो पोलिटिसाइज हो गया, वो ख़त्म हो गया। इसके अलावा क्वेटा के अंदर कोई भी, क्योंकि जो लोग आके यहाँ इलेक्ट होके आते हैं, बहुत से लोग क्वेटा में कभी रहे नहीं, तो क्वेटा के कंटेक्स्ट को भी नहीं समझते। और फिर अभी जिस तरह डेवलपमेंट हो रही है, यानी 15 अरब रुपए सिर्फ सरियाब की 6 से 7 किलोमीटर वाइंडिंग पे खर्च होगा। मैंने इनको 2 दफ़ा, अभी 3 साल मुझे हो गए असेंबली में,
मैंने इनको 10 दफ़ा कहा कि लेस कॉस्टली एरिया से जाके हम ज़मीन ख़रीद करें, हम एक्सप्रेसवेज बनाएंगे 3 से 4 क्वेटा में, बाईपासेस बनाएंगे, रिंग रोड्स बनाएंगे। सरिया आपको इसी तरह, मैंने शांजलीज़ा आज तक किसी ने बड़ा किया है, जिनीवा में किसी ने रोड सड़कें तोड़ी हैं, फ्रांस में आपने कभी किसी सुना होगा कि घर तोड़ के। अफ्रीका का मेरा एक्सपीरियंस है, रिसेंटली आई बीन टू, लाइक मैं 10 से 15 साल अफ्रीका के मुख्तलिफ मुल्कों में काम करता रहा, यूरोप में रहा, तो मैंने देखा है डेवलपमेंट आज तक भी वहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, मकान बनाने का, मकान में रहने का, एरिया जोन्स, फिर साथ में पानी के बिल लेने का, पानी देने का, बिजली देने का। इवन आप अफ्रीका में जाएंगे, आपको सोशल इनसिक्योरिटी जो पानी के हवाले से, बिजली के हवाले से आपको इतनी नहीं होगी जितनी आपको अपने शहर में होती है या पाकिस्तान में होता है। तो क्वेटा इंक्लूडिंग बलूचिस्तान नीड्स डेवलपमेंट सेंट्रिक विजन, और जिसमें वो जो PHDP हम बनाते हैं उसमें हमारा जो डिज़ाइन करने वाला, पॉलिसी और प्लान करने वाला शख्स इम्प्लीमेंटेशंस के से ताल्लुक़ ना हो, जो इम्प्लीमेंट करता है वो दोनों चीज़ें ना करे, क्योंकि जब वो मेरे ही हाथ में दे देंगे तो फिर मैं अपने फ़ायदे और मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक जो है कोई स्कीम डिज़ाइन करूँगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मुझे मिले। तो ये जो कल्चर है बलूचिस्तान में डेवलपमेंट का, इट्स वेरी डिस्ट्रक्टिव द ओवरऑल कल्चर, एंड ये कल्चर चल भी रहा है, परवान भी चढ़ रहा है और आगे चल भी रहा है, इसको अभी तक रोकने वाला कोई सामने नहीं आया। अच्छा, बलूचिस्तान की सियासत में ना एक बड़ी दिलचस्प बात देखने को मिलती है। जब लड़के यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में होते हैं वो बड़े एक्टिव होते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं पॉलिटिकल, उसमें भी बड़े एक्टिव होते हैं, सोशल वर्क में भी बड़े वो एक्टिव होते हैं। लेकिन जैसे ही वो ग्रेजुएशन के करीब आते हैं तो चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहा है, चाहे वो मास कम्युनिकेशन कर रहा है या एग्रीकल्चर पढ़ रहा है, एंड इन द एंड ऑफ द डे उसको CSS का शौक़ पैदा हो जाता है और फिर उसे ब्यूरोक्रेसी में जाना होता है, और वो जो एक जोश और वलवला पहले होता है इंसानियत की खिदमत का थ्रू पॉलिटिकल सिस्टम, वो ख़त्म हो जाता है। इसकी क्या वजह है? निशान भाई, अदम तहफ़्फ़ुज़ का लफ्ज़ आपने सुना होगा, जिसको कहते हैं इनसिक्योरिटी। इंसान हो या जानवर हो, हमेशा इनसिक्योर रहता है, और फिर पर्टिकुलरली हमारी सोसाइटीज़ में इनसिक्योरिटी तो अपने पीक पे है। हर सोसाइटी में इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, जॉब इनसिक्योरिटी होती है, फैमिली इनसिक्योरिटी होती है, लाइफ इंश्योरेंस का, मेडिकल इनसिक्योरिटीज़ होती हैं आपको। सर्वाइवल इज़ अ इशू हर किसी के लिए। जानवर जो हैं, हम इंसानों से सर्वाइवल के हवाले से, हम इंसान, एक इंसान अपना सर्वाइव सोसाइटी में हमने कैसे करना है, हमारे पास एवेन्यूज़ और अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल नहीं है, माँ सिवाय कि अगर आप गवर्नमेंट का जॉब ले लेंगे, दैट गिव्स यू सिक्योरिटी कि आपके घर में आटा आता रहेगा हर महीने, आपके घर में घी आता रहेगा, आपके घर में चीनी आता रहेगा, दिस इज़ सिक्योरिटी। वो आपकी सलाहियतें ख़त्म कर देता है, वो आपको जो है मशीन का, सारे मैकेनिक्स का सिस्टम का पुर्जा बना देता है, जिसमें वो आपको 40 से 50,000 रुपये मिलते हैं, और आपको ये लगता है कि अब मेरे बच्चे भूख से नहीं मरेंगे, अब मेरे घर में बिजली कम से कम मैं रेगुलर बिल दे सकूंगा, या मैं मोटरसाइकिल पे तेल डाल के दफ्तर तक जा सकूंगा। ये सिक्योरिटी जो है, ये इनसिक्योरिटी ने ये फियर क्रिएट कर दिया। फिर दूसरी बात ये, जब भी हमारे यहाँ नस्लें तैयार होती हैं, या मैंने जब कहा था डेवलपमेंट सेंट्रिक बजट बनाएंगे, तो आप एवेन्यूज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए पैदा करेंगे, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे, आप डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएंगे, आप टेक्नोलॉजीज़ बनाएंगे। अब अंदाज़ा करें, पाकिस्तान में 700 फार्मेसी की कंपनीज़ हैं, फार्मा कंपनीज़ हैं जो गोलियां दवाइयां बनाते हैं 2 नंबर की, लेकिन आज तक वैक्सीन बनाने के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकता, इसलिए कि हमने उस लेवल के फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट पैदा ही नहीं किए। हमने कॉपी रेप्लिका करके यहाँ पर अपने लोगों पे बेच देते हैं। लेकिन जब आती है बात डेवलपमेंट की, हम मोबाइल फ़ोन नहीं बना सकते, हम मोटरसाइकिल के पुर्जे नहीं बना सकते, हम गाड़ी के पुर्जे नहीं बना सकते, हम जो है दवाइयात अद्वियात नहीं बना सकते, हम पेस्टिसाइड्स नहीं बना सकते। एग्रीकल्चर में हमने क्या किया, सोसाइटी को ओवरऑल डिपेंडेंट कर दिया है। तो लोगों के पास जब एवेन्यूज अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगे, दूसरी बात यह कि पॉलिटिकल साइड पे, जैसे आपने कहा पॉलिटिक्स में बड़े एनर्जी होती है, कोशिश करते हैं, माँ सिवाय सूबाई असम्बली के कौन सा पॉलिटिकल फॉर्म है पूरी दुनिया में? आपकी लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम, आपका जो कम्युनिटी जो कम्यून का सिस्टम है, इतना स्ट्रांग है कि लोग जो हैं, अगर आप सैकड़ों की तादाद में जब फारग होते हैं, वो कम्यून में जाके सियासत करते हैं, वो मेयर बनते हैं, वो काउंसलर्स बनते हैं, वो नाजिम बनते हैं। तो कहाँ जाएं? मसलन अगर एक लड़का शेरिफ बनते हैं, कम्युनिटी, ये सारे एवेन्यूज अपॉर्चुनिटीज, ये आइडियाज जो हैं, ये गवर्नमेंट का काम होता है कि एक ऐसा सिस्टम बनाता है। क्योंकि हमारा काम जो पॉलिटिशियंस का होता है, वो हम एक किस्म के जमींदार होते हैं, फार्मर्स होते हैं। हम सोसाइटी के अंदर अगर बर वक्त हल चलाएं,
बर वक्त अच्छा बीज बोएं, बर वक्त उसकी आबियारी करें, बर वक्त उसके ऊपर रिसोर्सेज इन्वेस्ट करें, हम अच्छी फसल काट सकते हैं। हम पॉलिटिशियन इस वक्त वो हम अच्छी नस्ल काटने वाले नहीं रहे, हम तो जहर भी नहीं दे रहे अपने लोगों को, हम अपने फसलों को न वक्त पे आबियारी, ये जो नौजवान नस्ल बनते हैं ये हमारे फसलों की तरह है। आज तक आप मुझे बताएं, यूथ हमारी 65 पॉपुलेशन है, बलूचिस्तान में भी है, कोई यूथ के ऊपर पॉलिसी है? मैं 3 साल से कह रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के पास यूथ के हवाले से पॉलिसी नहीं है। तो अनटिल एंड अनलेस यू हैव अ लीडरशिप जो बहुत विजनरी है, बहुत ही मतलब रेवोल्यूशनरी का मतलब ये वाला इनकलाब नहीं है कि जो खून खराबे वाला। आवर सोसाइटी नीड्स अ रेवोल्यूशन, आवर पॉलिटिकल लीडरशिप नीड्स एक थॉट्स का बैरियर है वो ब्रेक करना पड़ेगा। ये जो आपने कभी कभी साउंड बैरियर का सुना होगा ना जी, जब ब्रेक करते हैं, अनटिल अनलेस आपको इस किस्म की लीडरशिप नहीं मिलती, जो ये थॉट्स का बैरियर है, जो अभी तक सीमेंट, सरिया, नाली और पाइपलाइनों पर और सड़कों तोड़ने पर है, इस वाले बैरियर को तोड़ने वाली लीडरशिप नहीं होगी जो एक और लेवल पे सोचता है, जो इन ह्यूमन रिसोर्स पे भी सोच सकता है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट भी सोचता है। जब तक वो लीडरशिप आपको नहीं मिली है, हम इसी तरह कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। आपने वैक्सीन की बात की, उससे मेरे जहन में एक बात आई। मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में तकरीबन 2 साल पढ़ाता रहा हूँ, तो फिर मैंने छोड़ दी, मैं दूसरे सेक्टर में आ गया। उसकी वजह ये थी कि मैंने देखा, मैंने अपना मास्टर्स का रिसर्च भी देखा, सारी चीज़ें देखी यूनिवर्सिटी के अंदर। मैंने देखा फुल ब्राइट पीएचडीज़ जो है ना वो बाहर से आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेटा की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें हमारे पास फुल ब्राइट स्कॉलर्स, शिवनिंग के स्कॉलर्स, और वही स्कॉलर्स होते हैं जो पूरी दुनिया से बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं, और वो वही करके आ जाते हैं। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो उनका जो है ना, मैंने नहीं देखा उनके लिए जिस फील्ड में उसका रिसर्च हो उसके लिए उसकी लैब बनाई गई हो, उसको स्टूडेंट्स दिए गए हों, ताकि उसके साथ रिसर्च असिस्टेंट्स हों जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली पीएचडी के साथ, और उनको फंडिंग होती है करोड़ों रुपए कम है अरबों रुपए की। जब भी कोई पेंडेमिक आता है, कोई मसला दुनिया के अंदर क्रिएट होता है, तो सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं यूनिवर्सिटीज़, और उसके अंदर हो जाती हैं रिसर्चर्स। अब इवन ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, इन्होंने सारे जितने भी पीएचडीज़ होते हैं दुनिया के, और यूनिवर्सिटीज़ को ये फंडिंग करते हैं और उनको कहते हैं ये चीज़ बना के दो हमें। तो अब आपकी यूनिवर्सिटीज़ और आज आपकी पीएचडीज़ इस वक्त जो है ना वो टोटल इस चीज़ पे डिपेंडेंट हैं, वो एक्स्ट्रा इनकम कैसे जनरेट करें। तो वो एमएस की उसे एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाएँ ताकि वो किसी और यूनिवर्सिटी में जाके जो है ना विजिटिंग पे पढ़ाए। जब आपकी पीएचडी का ये हाल होगा, जो आपकी क्रीम है सोसाइटी का, आपका सबसे इंटेलिजेंट सोसाइटी का इंसान है, उसके पास सिर्फ वो इस चक्कर में लगा हुआ है कि मैं एक एमएस की एक्स्ट्रा क्लास ले लूँ, किसी और यूनिवर्सिटी में जाके विजिटिंग पे पढ़ा दूँ। तो मेरा नहीं ख्याल अब वैक्सीन जो दुनिया में जहाँ पे भी डेवलप हुए यूनिवर्सिटीज़ ने डेवलप की हैं। कोई बीमारी आती है, फॉर एग्जांपल जो डिफरेंटली एबल लोग होते हैं उनके लिए कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं, यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। दुनिया में कहीं पे भी पॉलिसीज़, आपकी पॉलिसीज़ यूनिवर्सिटीज़ में बनती हैं। टैंक्स थिंक यूनिवर्सिटीज टैंक होती आपकी। हैं। मैं स्टैनफोर्ड से पढ़ा हूँ, सॉरी टू कट यू। मैं स्टैनफोर्ड गया 2005 में, मैंने फेलोशिप किया डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट एंड रूल ऑफ लॉ पे। तो डेमोक्रेट्स की सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग जो पॉलिसीज़ या थिंक टैंक्स जो होते हैं वो सारे वहीं पे थे जहाँ जिस यूनिवर्सिटीज़ में जिस फैकल्टी में मैं था। कंडोलीज़ा राइस वहाँ पे थी, माइकल मिकफॉल है, लैरी डायमंड है, बड़े बड़े नाम हैं जो डेमोक्रेट्स को जो सारी पॉलिसी। तो उनके प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, उनके इंटेलिजेंशिया। तो यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट जस्ट यूनिवर्सिटीज़ की वो यूनिवर्सिटी डिग्रियाँ देते हैं, बच्चे एग्जैक्टली, पढ़ाते हैं। दे आर द, वो क्या कहते हैं कि ब्रेन ऑफ देयर सोसाइटी। दे आर एक्चुअली रनिंग द सिस्टम। दे आर रनिंग द सिस्टम एंड दे आर द विजनरी इंस्टीट्यूशन जहाँ वो बताते हैं। अभी आपने जिस तरह कहा कि हमारी सोसाइटी में देखें, ओवरऑल जीशान वी आर अ वेरी डिस्ट्रक्टिव सोसाइटी। हम जो हैं कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते, हम कभी भी काबिलियत और सलाहियत को जो है ओन नहीं करते। हम कोशिश करते हैं हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो, हम जो हैं ब्रेन गेन वाली नेशन नहीं है। हम काबिल लोगों से इनसिक्योर रहते हैं। अमेरिका बन गया ब्रेन, उसने क्या किया, ब्रेन गेन की पॉलिसी अपनाई कि दुनिया में जितने भी अच्छे ज़हीन लोग हैं अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट करो, उनको इंसेंटिव्स दो, तनख्वाहें दो, अच्छी मुलाजमत दो, रिस्पेक्ट दो अपनी सोसाइटी में। कनाडा ने ये किया, फ्रांस ने ये किया, बरतानिया ने ये किया। तो पूरी दुनिया से अभी भी आप देखेंगे कि उन सोसाइटियों में मल्टी एथनिक, मल्टी रेशल जो हैं वो लीडरशिप उनके पास है और उन्होंने किया। हमारे यहाँ तो हम तो वो क्या कहते हैं,
ब्रेन ड्रेन और ब्रेन किलिंग के पे ऊपर जाहिल लोगों की बड़ी यहाँ पजीराई होगी, काबिल और बासलियत लोगों को माशरे में हर सतह पे डिस्करेज करेंगे। मैं 3 से 4 मुल्कों में मैंने एडवाइस किया यूएन को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, टेक्निकल एडवाइज़र। एसडीजीज़ जब बन रही थी पूरी दुनिया में, हम एसडीजीज़ के हवाले से मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एसडीजीज़ को या डेवलपमेंट का नया मॉडल कि किस तरह डेवलपमेंट को लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट किया जाए, मैंने 3-4 कॉन्स्टिट्यूशन में लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के हवाले से हमने बाकायदा लॉज डेवलप किए जो बहुत कम मुल्कों में है। कभी भी डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं था, हमने कॉन्स्टिट्यूशंस को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली 3 साल से मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे एसडीजीज़ की बलूचिस्तान हुकूमत की बलूचिस्तान असम्बली की एक कमेटी बनी जिसमें 30 के करीब लोग हैं, मुझे नहीं शामिल किया गया। बलूचिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी का मुझे सिंडिकेट का मेंबर, सेनेट का मेंबर, असम्बली के हमारे मेंबरान हैं होंगे, मुझे शामिल नहीं किया गया। किसी कमेटी का मैं चेयरमैन नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहता मुझे अलग दूर रखा गया, बट समटाइम्स आई फील कि मैं चाहता था कि वो ऐसे इदारे हैं, इलाके हैं जहाँ पे मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ। मैं एसडीजीज़ पे इंटरनेशनली जाके लोगों को अभी भी कॉन्फ्रेंसेस में आइडियाज़ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ इसमें। मैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे अभी भी जाता हूँ पूरी दुनिया में, जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, पूरी दुनिया में अभी भी जाता हूँ। आई डू राइट फॉर देम। मैं अभी भी यूरोपियन यूनियन, कॉमनवेल्थ के जो है इंटरनेशनल जो इलेक्शन ऑब्जर्वर मिशन हैं उनमें जाके अभी रिसेंटली जो श्रीलंका गया। हमारी सोसाइटी में मैं मायूस होने वाला शख्स नहीं हूँ। हम स्ट्रगल कर रहे हैं, वी आर पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं किसी सिस्टम में, मुझे किसी कमेटी में हूँ, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर हमारी सोसाइटी में कोई शख्स अगर अच्छी गाड़ी चला लेता है तो उसको ड्राइवर उसी को बनाएं। आप क्यों उसको पीछे वाली सीट पे बिठाते हैं ताकि ड्राइवर जो है वो एक्सीडेंट कर ले और गाड़ी में वो भी मर जाए और जो बेचारा काबिल आदमी है वो भी। हमारे यहाँ जो ड्राइविंग सीट पे हम उन लोगों को बिठाते हैं, चाहे वो गवर्नेंस की ड्राइविंग सीट हो, हमारी डेवलपमेंट की ड्राइविंग सीट की पोजीशन पे हो, उन लोगों को बिठाते हैं जो न खुद इस विजन से मुतल्लिक हैं बल्कि वो कौम को अपनी मंजिल तक पहुंचा नहीं पाते हैं। तो हमने जब तक ये कौम, आप मुझे बताएं, मैं खुद देख रहा था सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई एक पोस्ट कि जब इस कौम में, मैं कल्चर के बड़े हक में हूँ, जो गाते हैं, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, सबको सदारती अवार्ड मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना, ये मुख्तलिफ अवार्ड जो देते हैं ये मिलने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं देखा अभी तक। मैं खुद भी था 1-2 अवार्ड्स में, मैंने आज तक नहीं देखता हमने टॉप क्लास के बड़े शख्स को, परफॉर्मर को, रिसर्चर को, एकेडमिया के शख्स को जो है वो, या एक नौजवान को जो है हमने अवार्ड दिया हो कि ही हैज़ स्टार्टेड समथिंग, इसकी ये इनिशिएटिव्स हैं, इसने ये किया। ज़रूरी नहीं है कि वो मर जाए उसके बाद आप उसको दें, मतलब आप उसको पहले 2-3 साल में ही उसको परफॉर्मेंस गेज करके आप लोगों को इंसेंटिव दे सकते हैं, इंकरेजमेंट दे सकते हैं, उनको लोन दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। तो हम जो हैं काबिलियत की, सलाहियत की कदर करने वाली कौम नहीं है। हमने ये फ़ैसला कर लिया है कि जो भी काबिल शख्स होगा, जो बोल सकता है, जो काम कर सकता है, जो हमें आइडिया शेयर कर सकता है, वो हमारी सोसाइटी के लिए डिस्ट्रक्टिव है, हमारी सोसाइटी के लिए बेहतर शख्स नहीं है। लिहाजा ऐसे शख्स को पीछे रखो जो खामोश है, कोई बोलता नहीं है, कुछ कर नहीं सकता है, उसको धक्के पे चला सकते हैं हम। तो हम धक्के वाली कौम हैं, तो इसीलिए धक्के वाली कौम, फिर धक्के वाले रिजल्ट ही मिलेंगे आपको। चले, हमने अभी जो बातें की हैं इससे शायद हमारे ऑडियंस को थोड़ी बहुत मायूसी का शिकार हो नहीं जाए। मायूस नहीं होना, मायूस होता मुझे अब भी दुनिया के मुझे 5 से 6 ममालिक में एज ए सीनियर एडवाइज़र का ऑफ़र है। बढ़ाना मुनासिब नहीं है, मतलब मैं जिस पोजीशन पे उसके कोई 10 से 15 गुना ज़्यादा मुझे बराहत मिलने की, लेकिन हमने ये तय किया है कि हमने इस कौम की खिदमत करनी है। वी हैव टू स्टे, हमने रहना है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ नौजवान को मायूसी नहीं, जब हम बोलते हैं इट्स लाइक गिविंग देम होप, ट्राइंग कि कौम भी उठे, बेदारी आए, सियासी शऊर आए, लोगों की तरीक़ाकार बदले। मैं खुद कभी कभी मायूस होता हूँ कि जिस जगह पे मैं बैठा हूँ लोग मुझसे तवक्को करते हैं मैं नालियाँ साफ़ करूँ, लोग मुझसे तवक्को करते हैं कि वो बिजली की उनकी कट गई है, ट्रांसफार्मर जल गया, वो दुरुस्त, उनकी मजबूरी है। लोगों को तो पता नहीं है कि द सिस्टम, इंस्टीट्यूशंस आर फेल्ड, और मुझे जो उन्होंने लाया है, मैं ओवरऑल उनके 50 से 100 साल के लिए कोई बहुत बड़ी पॉलिसी बनाऊँ, आने वाले नस्लों को भूख से बचाऊँ, जाहिलियत से बचाऊँ, बेरोज़गारी से बचाऊँ, बहुत बड़ी कौमी नाकामी से बचाऊँ। लेकिन वी कांट डू इट, बट वी हैव टू स्ट्रगल। हमने इस जद्दोजहद जारी रखना है, लोगों को ये समझाना है। हम इलेक्शन हार जाएंगे नेक्स्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वी हैव टू डू इट। इस लोगों को इस मिजरेबल, ये क्या कहते हैं कि बदसूरत ज़िंदगी से निकालने के लिए, जिसको हम अभी क्वेटा में फ़ील करते हैं, हम तो क्वेटा में फ़ील करते हैं, अब गाँव देहातों में जाएं, ज़िंदगी इससे भी बहुत ज़्यादा बदसूरत हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो नौजवान है वो आज से 5, 7 या 10 साल के नौजवान से ज़्यादा अवेयर है, ज़्यादा उसे
उसके बारे में भी नॉलेज है, करंट अफेयर्स के बारे में भी है, और ये जो आप पॉलिटिकल बेदारी की बात कर रहे हैं, तो वो पॉलिटिकल अवेयरनेस भी जो है ना उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। और क्या ये एक पॉजिटिव बहुत पॉजिटिव है पॉजिटिव नहीं ज़ीशान, है हमारे लिए? इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइंस एंड थैंक्स टू पर्टिकुलरली ये जो सारी चीज़ें हमारे सामने पड़ी हुई हैं जो मेरे कान में आपने दी है, ये जो गैजेट जो मोबाइल है लगा हुआ है, ये जो कैमरे, इट्स बिकॉज ऑफ इसके पीछे जो बैठे हुए नौजवान हैं, जो इसके पीछे बैठे हुए प्रोड्यूसर्स हैं। सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन तो ले आया, बहुत बड़ी तब्दीली, सोच का जो थॉट्स का थोड़ा बहुत जो पब्लिक का वो बैरियर तो मैं नहीं कह सकता अभी तोड़ पाया है, लेकिन लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशनली हम जो हैं समझ गए हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस ने, हमारी इदारों ने, हमारे मुल्क के मुक़्तदरान ने ये समझा है कि चीज़ें मैनेज किया जाए, चीज़ों को इर्तिकाई अमल जिसको कहते हैं एवोल्यूशनरी प्रोसेस, उस इर्तिकाई अमल को मैनेज किया जाए, कंट्रोल किया जाए। वो तब्दीली अब खुदा करे कि ये उनको भी आए। अवाम में तब्दीली है, दे नो कि कौन उनका खैर ख्वाह है, दे नो कि कौन उनको अच्छी ज़िंदगी दे सकता है। वो जानते हैं कि कहाँ हमने वोट देना है, वो जानते हैं किस तरह की क़यादत आनी चाहिए, वो जानते हैं इधर करप्शन हो रहा है। अवेयरनेस इज़ देयर, लेकिन प्रॉब्लम ये है इसको ट्रांसलेट करना इनटू एक्शन। वो होता है चैनलाइज करना थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस। जब वो करते हैं तो हमारे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग कुव्वतें हैं जो कहते हैं कि वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस को हमने मैनेज करना है, रोकना है, इसको स्लो डाउन करना है, इसको यहाँ पे वो वाला स्लो डाउन, आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी, स्लो डाउन में भी हो जाए, क्या ये रुक सकता है? रुक नहीं सकता। इसका प्रॉब्लम ये होगा, लोग अल्टरनेट एवेन्यूज़ तलाश करेंगे अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए। ये जो अवेयरनेस हम दे रहे हैं उनको, अगर ये ट्रांसलेट नहीं होता इनटू अ कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव चेंज, मुस्बत तब्दीली में तब्दील नहीं होता, लोग एवेन्यूज़ तलाश करते। अभी रिसेंट पास्ट में हमने बलुचिस्तान में कई नई यूनिवर्सिटीज़ भी बनते देखा है, और उसमें बड़े अच्छे अच्छे लोग काम भी कर रहे हैं। कुछ हमारे कोलीग्स थे, यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत हो गया, लसबेला हो गया, बाकी भी अभी हमारे पास गवादर हो गया। यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ बन रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस बन रहे हैं, कुछ एजुकेशन की तरफ हम जा रहे हैं। थोड़ा बहुत कम है, लेकिन एटलीस्ट जो मैं याद करूँ आज से 5-7 साल पहले जो है ना, कोई बलुचिस्तान के अंदर कुल मिला के 2 यूनिवर्सिटीज़ थी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, एक ब्यूटम्स और एक खुजदार यूनिवर्सिटी। आज भी इंजीनियरिंग की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ यही 2 हैं जो खेप तैयार कर रही है, लेकिन वो बेचारा आगे जाके इनमें से मैं अगर स्टैट्स पे बात करूं तो अराउंड 60-70% नौजवान आज भी बेरोज़गार हैं। इनके लिए जो है ना रोज़गार के मौके पैदा नहीं हो रहे हैं। हालांकि अब खेप तो इंजीनियर्स की भी निकल रही है, डॉक्टर्स की भी निकल रही है, और हमारे पास बाकी भी एवेन्यूज़ खुल गए हैं एजुकेशन के हवाले से। स्कॉलरशिप्स पे भी लड़के जा रहे हैं, बाहर सूबों में पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन उस एजुकेशन के बाद जो एक फ्रस्ट्रेशन एक नौजवान के अंदर पैदा हो रही है, हम सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। प्रॉब्लम हम सबको पता है, हम सबको पता है प्रॉब्लम का। पहले प्रॉब्लम था यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, अब यूनिवर्सिटीज़ हैं तो ग्रेजुएट्स ज़्यादा हैं। अब उस ग्रेजुएट्स को कैसे मैनेज करें? ज़ीशान, आई थिंक अगर आप 2003-2004 की मेरी सेनेट की स्पीचेस को देख लें, फिर 2004 में जो पार्लियामेंट का हमारा कमेटी बनी बलूचिस्तान से मुतल्लिक, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक वक्त मसला ये था कि बलूचिस्तान में तालीम के इदारे मुकम्मल नहीं थे, एंड मैं जब नेशनल मीडिया उस वक्त बहुत लिमिटेड था, 3 से 4 चैनल्स थे, मैं हर वक्त कहता था बलूचिस्तान में एक कैडेट कॉलेज है, बलूचिस्तान में एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। वो यूनिवर्सिटी के बराबर लाइक कहने के नहीं था, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर फलाना था वो यूनिवर्सिटी को क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करता था जो हमारा खुजदार का था। और बलूचिस्तान में एक मेडिकल कॉलेज है। तो ये मंत्रा या ये एडवोकेसी या ये वाला जो नारा है, मैंने इतना बार बार इसको उठाया असम्बली में इधर। तो ये जो मेरे ख्याल इदारे बने हैं, ये किसी की मरून मिन्नत नहीं है। देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वो क्या कहते हैं, नीड, एंड देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग पुश कि जो हम जैसे लोग जो थे, हमने कहा बलूचिस्तान। तो ब्यूटम्स जब बना 2003 या 4 में, या बलूचिस्तान के हर ज़िले में अब जो कैडेट कॉलेजेस बनने जा रहे हैं, या बलूचिस्तान में फिर अभी जो यूनिवर्सिटीज़ की कैंपसेस बढ़ने लगे, ये असल में ये बहुत बड़ा एक ज़रूरत थी, उसको हमने किया, और लकीली अभी कुछ इजाफा हो गया। लेकिन इतना प्रॉब्लम क्या हुआ, किसी ने ये तो कह दिया कि जी हमें ज़्यादा तालीमी इदारे चाहिए, हम बना देंगे, लेकिन कोई इतना विजनरी बंदा नहीं था कि व्हाट इज़ एजुकेशन एंड व्हाट इज़ मॉडर्न एजुकेशन एंड व्हाट्स द नीड ऑफ द सोसाइटी। हमारे माशरे की ज़रूरत क्या है बलूचिस्तान के कंटेक्स्ट में या इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में।
हम जो है वो क्या कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स यानी इंसानी वसाइल इन यूनिवर्सिटियों से तालीम इदारों से कैसे पैदा करेंगे, किसी ने इसको डिस्कस नहीं किया। आप केच यूनिवर्सिटी का लेते हैं, मैं जब केच गया था तो नौजवान मेरे पास आए कि आप हमें एक लेक्चर दें, बोलो हमारे साथ मजलिस करें। थैंक्स टू देम, सब मोहब्बत करते हैं, सुनते हैं मुझे। मैंने कहा कौन कौन से डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ बलूची डिपार्टमेंट है। दूसरे ने कहा हमारे यहाँ सोशल साइंस का डिपार्टमेंट है, सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट है। मैंने कहा और कौन सा, कहते हैं इंग्लिश का डिपार्टमेंट है। मैंने कहा और कौन सा, कहते हैं। मैंने कहा अच्छा 4-5 डिपार्टमेंट। मैंने कहा मुझे आप थोड़ी देर के लिए बताएं आपके इर्द गिर्द का जो आलात में आप लोगों को बताएं, ग्वादर में अगर मैं आप लोगों को जॉब दे दूं ऑपरेट करने का, उसको चलाने का, क्या इसमें से कोई नौजवान आप लोगों की डिग्री क्वालिफाई कर सकता है? कहता है नहीं। मैंने कहा अगर आपके यहाँ से ये सोना निकल रहा है, चांदी निकल रहा है, मकरान में गैस के एक्सप्लोरेशन की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आप क्या माइंस में, मिनरल्स में, गैस में, इसमें पेट्रोलियम में, पोर्ट ऑपरेशन में, पोर्ट के जो है मैनेजमेंट में, इसके कहता है नहीं ये हमारी वाली डिग्रियाँ तो काम नहीं है। मैंने कहा प्रॉब्लम यही है, it's not about university, it's about vision. If you have a university, you need to incorporate those subjects जो उस जगह की, उस वतन की, उस सूबे की नीड्स हैं। इसीलिए तो बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ये डिस्कशन अभी तक नहीं है। जो लोग यूनिवर्सिटी हमने आइडियलाइज किया था, विजन किया था, तो हमारे साथ ये भी विजन था कि जो भी यूनिवर्सिटी बनेगी, दैट यूनिवर्सिटी हैज़ टू गिव अ वेरी डिफरेंट मॉडर्न एजुकेशन नॉलेज या डिग्रीज टू समवन, जो वो नौजवान अपने अगर बलूचिस्तान में इस्तेमाल कर सकता है, ठीक, पाकिस्तान सतह पे मुलाजमत कर सकता है, नहीं कर सकता वो मिडिल ईस्ट की जाकी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। हमने कभी सोचा ही नहीं, बस हमने ये कहा लोगों को खुश करने के लिए यूनिवर्सिटी का कैंपस दे दो, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट उसमें खोल दो बलूच। मैंने कहा सबसे बड़ी गलती तो ये की कि बलूची डिपार्टमेंट तुरबत में होना ही नहीं चाहिए। तो हो सकता है सुनने नौजवान नाराज़ ना हो जाएँ, क्योंकि मैंने कहा मैं अब बलूची के 6 डायलैक्ट्स हैं। हमारा ईस्टर्न डायलैक्ट है जो मरी बुगटी इन इलाकों में बोला जाता है, नसीराबाद में। हमारा सेंट्रल डायलैक्ट है बलूची का। हमारा रख्शानी डायलैक्ट है जो खरान नोशकी चागी में हम बोलते हैं। हमारा मकरान का एक डायलैक्ट है जो थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारा ईरानियन एक डायलैक्ट है और हमारा अफगानिस्तान का डायलैक्ट है। मैंने कहा हम कोयटा में पढ़ते थे, कोयटा में सियासत की, मैंने बलूची डिपार्टमेंट से खुद एमए किया है, मैं 6 डायलैक्ट्स अच्छी तरह बोल लेता हूँ। मेरे साथ कोई मरी बलोच आएगा, उसको ये मसला नहीं होगा कि वो मुझे बलूची में बात करे। तो लेकिन अभी जब मैंने कहा आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ क्या करेंगे, अब बलूची का मकरान का जो डायलैक्ट है जो उसी से फेमिलियर होंगे, ठीक, हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, बलोची अदब पढ़ रहे हैं, लेकिन यू वॉन्ट बी एबल टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग बलोच स्कॉलर जिसको 6 डायलैक्ट्स पे भी उबूर हो प्रैक्टिकली। ये नहीं है कि वैसे ही। तो गलती ये हुई, मैंने कहा जो चीज़ें एक जगह होनी चाहिए थी उसको आपने उठा के डिसेंट्रलाइज कर लिया ताकि वो उसकी भी अहमियत ख़त्म कर दी। दूसरी बात ये है कि ज़ीशान ये प्रॉब्लम रहेगा और ये प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। वी हैव टू हैव अ प्रोविंशियल लेवल डिबेट, इवन नेशनल लेवल डिबेट मैं बोलूँगा कोई सुन नहीं पाएगा, कम से कम प्रोविंशियल सतह पे आपकी बात पहुँच जाती है। वी नीड टू हैव अ प्रोविंशियल लेवल डिबेट एंड डिस्कशन कि जो हमारे इदारे बने हैं, हमने वहाँ से जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स हम पैदा कर रहे हैं, डिग्री जो आफ्ता लोग पैदा कर रहे हैं, वो हमारे माशरे की कपत के लिए ज़रूरी है या नहीं। अगर नहीं तो किस तरह नौजवानों को उस तरफ मबजूल किया जाए, उस तरह सब्जेक्ट में जो है खोले जाएँ अपने डिपार्टमेंट्स जो बलूचिस्तान की ज़रूरियात के लिए हों। उसमें इट्स अ नेशनल डिबेट, वक्त कम है, मैं इस पर कभी और बात करूँगा। तो उसमें मेरे पास सारा डेटा था, स्टेटिक्स था कि बलूचिस्तान में ह्यूमन रिसोर्स, मैं अब मिडल ईस्ट जाएँ 15 से 20 सालों में, 10 सालों में इतना ग्रोथ हुआ है। मैं 1997 में गया, कतर में एक इमारत होती थी, सब उसको देखने जाते थे। आज कतर जो है दुनिया की जो है सबसे स्ट्रॉन्ग इकॉनमी बन गई है। कतर की नीड किया, उसने सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना लिया है। हमारे किसी नौजवान को भेजें, वो उसका जो स्टेयर्स केस है, वो जो मैकेनिकली ऑपरेट होता है, उसको ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ नहीं कर सकता। इंजीनियर को भी यहाँ का भेजें, क्योंकि हमें पता नहीं था कि दुनिया में ज़रूरतें जो हैं वो बदल रही हैं। अभी दुनिया में इन्वेस्टमेंट जो है एरोनॉटिकल में हो रहा है, एयरपोर्ट्स पे हो रहा है, सी पोर्ट्स पे हो रहा है, ट्रेड पे हो रहा है, इकॉनमी पे हो रहा है। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स आप तो ना बहुत मतलब ये एक बहुत विजनरी और बड़ी लेवल की बातें हैं कि हमारा इंजीनियर वहाँ पे ये होगा। आज भी हमारा बहुत सारा क्रीम है जो मिडल ईस्ट में और अमेरिका में और इंग्लैंड में बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी पोस्ट पे और अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। यहीं से पढ़ के गए, उनको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, काम वो कर रहे हैं। आज जो मेरा कंसर्न है, मैं कोई इतना पुराना पास आउट ना हूँ, मैंने जो है ना 1 साल पहले अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। तो मैं जब निकला, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ और रास्ते वो चीज़ें बनी, कुछ अपनी भी हिम्मत थी, आज कुछ मेहनत थी, कुछ अल्लाह का करम था, लकी रहा। बेसिकली मुझसे ज़्यादा काबिल और ज़्यादा चीज़ें थी जो लोग नहीं परसू कर सके। आज मेरे
आज क्या हो रहा है कि अभी मैं देख रहा हूँ कि डिजिटल एज है ना, अब हम सॉल्यूशंस खुद ही आ गए हमारे पास, खुद ब खुद। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे हमारे नौजवान हैं आज पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स खोले और मिलियंस ऑफ व्यूज़ ले रहे हैं वो, और उससे वो महीने के 4 से 5 लाख, 6 लाख, और ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो 10 लाख कमा रहे हैं। घर पे बैठ के वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, अपलोड करते हैं, व्यूज़ आते हैं और डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा आ रहा है। इसी तरह से डिजिटल मार्केटर्स हैं, वो किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर के फेसबुक पेजेस ले लेते हैं और वो फ्रीलांस काम करते हैं, घर से बैठ के उसको मैनेज करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन करके उसके लिए अपलोड करके वो उनको पैसा मिल रहा है। हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है जैसे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया। जीशन मैंने कोई 3 मरतबा बलूचिस्तान असम्बली में रेजोल्यूशन पेश किया, 2 दफ़ा अप्रूव भी हो गया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के हवाले से, इंसानी वसाइल की तरक्की मेरा अपना सब्जेक्ट रहा है। और यू आर एब्सोल्युटली राइट। 2 चीज़ें देखें, आपने सिर्फ फोकस किया मास कम्युनिकेशन पर, इवन मास कम्युनिकेशन में भी अगर कोई पढ़ाता है, ऑफ बलूचिस्तान तकरीबन बहुत बड़ा हमारा एरिया, मैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बोल रहा हूँ, कि जो ऑफ बलूचिस्तान है वो अभी तक उसको एक्सेस नहीं है टू इंटरनेट, या जिन डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पर 3G 4G तो अभी तक आया नहीं है, 3G बैन है फॉर मैनी रीजन, सिक्योरिटी रीजन या फॉर सम अदर रीजन, आई डोंट नो। जब आप खुद कम्युनिकेशन की फ़्लो को रोकते हैं, मतलब ये बहुत एक लग्जरी है, इट्स नॉट वो क्या कहते हैं कि लोगों के लिए इजीली अवेलेबल टूल। दुनिया में इंटरनेट ह्यूमन राइट बन गया है कि ये मेरा इंसानी हक है कि मुझे इंटरनेट की सर्विस मिलनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया अब आपने जिस तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे चले गए हैं। आप अपने घर की बिजली के बिल से लेकर अपनी अद्वियात तक, टाइमिंग तक, टिकट तक, ट्रैवलिंग तक, सब कुछ आप लोग अपने प्लेटफॉर्म पे घर में लैपटॉप और फ़ोन से कर और इस पेंडेमिक में और ये चीज़ ज़्यादा हो गई, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस एक्सेट्रा। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में अभी तक ये जो कम्युनिकेशन तक एक्सेस है ये अभी तक है नहीं। एक तो ये इस पे इतनी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतनी बड़ी डेवलपमेंट, वो क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। हम इंतजार में कि प्राइवेट सेक्टर करे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से पैसे कमाता है, करेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर अपनी कमर्शियल इंटरेस्ट को देख के, अब तुरबत में फ़रान में शायद उसकी कमर्शियल इंटरेस्ट इतने कम है, इतना उसको MBs इस्तेमाल नहीं होंगे, इतने गीगाबाइट इस्तेमाल नहीं होंगे, वो उधर लिमिटेड किस्म की इन्वेस्टमेंट करेगा। ये सरकार को, रियासत को चाहिए कि जिस तरह आपने कहा कि मतलब अगर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाता है या डिजिटल प्लेटफॉर्म से सीखना चाहता है तो वहाँ पर ये चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं है, ये इस पर हमने भी बात की। इंसानी वसाइल पे देखें, बलूचिस्तान की सबसे बड़ी ज़रूरत, कुदरती वसाइल हमारे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, गैस ख़त्म होगा, तेल ख़त्म होगा, सोना ख़त्म होगा, चांदी ख़त्म होगा, हमारी मछलियाँ, फिशरीज, हमारा मैरीन रिसोर्स जिसको हम कहते हैं वो वैसे ही ख़त्म हो गए। बलूचिस्तान के अंदर अगर कोई एक वसाइल हमारे पास 2 हैं, एक है हमारे पास लैंड रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज की बात नहीं कर रहा हूँ, लैंड रिसोर्स हमारे पास है, दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स, इंसान है, जो हमारे बच्चे हैं, बड़े होते हैं। हमने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्टमेंट नहीं की। मेरे 2-3 करारदाद पड़े हैं, मैंने इनको आइडिया दिया था कि बलूचिस्तान का ये जो डेवलपमेंट बजट है इसको आप प्रो कंस्ट्रक्शन की बजाय प्रो ग्रोथ की तरफ ले जाएं, डेवलपमेंट की तरफ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बजाय कि नया स्कूल कॉलेज बनाएं, नई वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को आप जो है इस्तेमाल करें। सुबह अगर वो कॉलेज है तो शाम में वो पॉलीटेक्निक में कन्वर्ट हो। पॉलीटेक्निक डजंट मीन्स कि वो सिर्फ आपको ये बत्तियां बिजलियां बनाना सिखा दे, या एग्जैक्टली जो सारे ह्यूमन नीड्स हैं, रिसोर्सेज हैं, जिसमें लोगों की तरबियत होनी चाहिए, मेंटरिंग होनी चाहिए, लोगों को नए प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करना चाहिए, लोगों को जो है इन उन उन शोबों में तरबियत दें जो न सिर्फ आपके मुल्क में उनकी खपत है बल्कि बाहर भी उनकी खपत हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको सिर्फ बताने के लिए कि बलूचिस्तान में इस वक्त 18 पॉलीटेक्निक कॉलेजेस नहीं है, कुछ इदारे हैं, टेक्निकल इदारे हैं। पॉलीटेक्निक कॉलेज हमारे पास पूरे बलूचिस्तान में एक है जो सरियाब रोड पे है। वो टेक्निकल इदारे जर्मन फंडेड थे, बंद पड़े, और सब के सब बंद पड़े हैं, दे आर नॉन ऑपरेटिव। क्या हुआ, उनको इन्होंने एक अलग महकमे के लेबर डिपार्टमेंट के अंडर दे दिया है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली वो क्या था, वो कंस्ट्रक्शन सेंट्रिक थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, वो नाकाम हो गए। यही बजट, यही पैसा अगर कॉलेजेस में, स्कूलों में, मतलब स्किल को जो है, स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स शुड बी अ 30 to 40% पार्ट ऑफ आवर करिकुला। हमारे सिलेबस में माशरत तालीम को, बाकी कुछ ऐसे मज़ामीन हैं छोटे मोटे जिनकी अब ज़रूरत कम है, वो वैसे ही लोगों को मालूम हो जाता है कि हमारा माशरा क्या है, उसका इल्म क्या है। आप जो हैं 40% जो है वो इंसानी वसाइल, उसके हुनर, उसके आंतों के अंदर जो हुनर है, उसके दिमाग के अंदर जो आइडियाज़ है, उनको जो है शार्पन करने में, उनको तेज़ करने में लगा दें। ये दोबारा यही कह रहा हूँ कि दीज आर वेरी वो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़। ये बहुत बड़े कौमें जो है ये कर पाते हैं, हमारे यहाँ इनको समझना ही लोगों के लिए मुश्किल।
थैंक यू सो मच सर, Thank you, आपने Zishan. हमें इतना टाइम दिया। Pleasure. बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन रही और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। इंशाल्लाह हमारे ऑडियंस को भी मिलेगा देखने को और सीखने को। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। थैंक यू वेरी मच आपका, आपकी टीम का, एंड गुड लक विद योर पॉडकास्ट आज़ादी का और आप लोगों का। मुझे उम्मीद है कि पब्लिक भी आपके इस चैनल को देखेंगे। इट्स गोइंग टू बी एन एजुकेटिव, एंटरटेनिंग एंड इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ देम। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।